मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लगभग 6 दिन बाद अपनी कक्षा को आयोजित कर रहे हैं। हम कहीं दूसरे स्थान पर थे, अतः कक्षा आयोजित नहीं हो सकी थी। अब कक्षा लगभग हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन करें और विगत दिनों की जिससे भरपाई हो जावे। मित्रों, पिछले वीडियो में आपने गोत्रापत्य अर्थ में होने वाले प्रत्ययों का विधान पढ़ लिया था। हम अपत्याधिकार को पढ़ रहे हैं। अपत्याधिकार में 3 प्रकार के अपत्य होते हैं। सबसे पहले आप जिन्हें कहते हो साधारण रूप से अपत्य, ये पहली स्टेज है। दूसरे को यदि हम कहें गोत्रापत्य, और तीसरा जो वर्ग है वो है युवापत्य। मित्रों, जिसमें से आपने अपत्य को तो साधारण रूप से जान लिया है। अपत्य अर्थ अर्थात साक्षात जो पुत्र होता है, इसको अनंतरापत्य भी बोलते हैं। इस अर्थ में प्रत्यय विधान को आप पढ़ लिए। गोत्रापत्य में आप गोत्रापत्य अर्थ को आपने जस्ट पिछले ही वीडियो में अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम इससे पढ़ा है, और युवापत्यम को आप आज पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है ये युवापत्यम में। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पाणिनि जी ने सूत्र उद्धृत किया है, जीवती तु वंशीय युवा। यहाँ पर इसका अर्थ ऐसे समझना चाहिए, वृत्तिकार लिखते हैं, वंशे पित्रादौ जीवती पौत्रादेर यदपत्यम चतुर्थादि तद युव संज्ञमेव स्यात्। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा युव संज्ञा का विधान होता है। यह जो युव संज्ञा है, इस युव संज्ञा के अनंतर उस अर्थ में विधान होने वाले प्रत्यय को हम युव प्रत्यय कहते हैं। तो युव संज्ञा किसकी होती है, इसको समझना है हमें। तो इसमें लिखा है वंशे पित्रादौ जीवति। वंश में जब पित्रादि जीवित हो, वंश क्या चीज होती है? वंश तो आप जानते हैं ना, और वंशे भवा वंश्या, इस प्रकार के प्रत्ययों का भी जो वंश कैसे बना है, ऐसे प्रत्ययों को भी आप तद्धित में आगे पढ़ेंगे स्वार्थिक प्रकरण। चलिए, तो वंशे पित्रादौ जीवती, वंश पित्रादि जब जीवित हो तो पौत्रादेर यद पत्यम, पौत्रादियों का जो अपत्य अर्थात संतान, कहने का मतलब है चतुर्थादि। उसको और स्पष्ट किया वृत्तिकार ने, चतुर्थादि अर्थात जो चौथी पीढ़ी, तद युव संज्ञमेव स्यात्, वह युव संज्ञक ही होता है, उसकी युव संज्ञा ही होती है। यानी कि ना तो वो अपत्य कहलाएगा ना गोत्रापत्य कहलाएगा, उसकी केवल और केवल युव संज्ञा ही होगी, अन्य संज्ञाएं निवृत्त हो रहेंगी वहां। ठीक है, अभी और समझाते हैं इस सूत्र को, थोड़ा ऐसे समझ नहीं आता। मैंने जब गोत्रापत्य समझाया था आपको, तब भी लगभग यही इमेज यूज किए थे। फिर आप इसे समझ लीजिएगा इसी से। जैसे मूल पुरुष यानी कि प्रथम पीढ़ी, फिर उसका पुत्र जो हुआ ये दूसरा, इसे हम कहते हैं अनंतरापत्य या साक्षात अपत्य है, अपत्य के नाम से इसे हम कहते हैं। तो ये हुआ अपत्य दूसरी पीढ़ी। फिर उसका भी पुत्र, ये हो गया पौत्र, किसके लिए? मूल पुरुष के लिए, तीसरी पीढ़ी। चौथा है वो है प्रपौत्र। प्रपौत्र अर्थात चौथी पीढ़ी। प्रपौत्र किसका है? ये इसका। ठीक है, तो अब जो युव संज्ञा की जो स्थिति बनती है वो इसी की बनती है। का ये जो चौथा है
प्रपौत्र, इसी की युव संज्ञा है, जिसको हम कहेंगे युवा। कैसे? यहाँ पर युवा युवा युव जो संज्ञा की जा रही है मित्रों, ये जो युवा, ये किसी, ऐसा नहीं है कि उस पीढ़ी में जो यंग मैन रहेगा उसकी युवा हो, ऐसा भ्रम मत कभी पालना। यहाँ पर युव संज्ञा का तात्पर्य यह है कि वह जो कंडीशन है वो कुछ ऐसे बनेगी, वंश आदि जब जीवित होंगे, कहने का मतलब है इसकी युव संज्ञा तभी होगी, भले ये बच्चा है ना, हाँ, युव संज्ञा तभी होगी जब ये जीवित हो। जीवित हो का मतलब या तो ये इसका पिता जीवित हो, या इसका ये दादा जीवित हो, या इसका ये परदादा जीवित हो। इनमें से कोई भी एक जीवित रहेगा यदि, तो इस बच्चे की, जिसको आप चौथी पीढ़ी कह रहे हैं, यह युव संज्ञक हो जाएगा, है। अर्थात प्रपौत्र से आरंभ हो करके आगे आने वाली पीढ़ी, चाहे पांचवी हो, छठवीं हो, सातवीं, कुछ भी हो, वो सभी की संज्ञा होगी युव, है। ये इसको आप समझिएगा इस तरीके से। तो पर ये इनमें से कोई ना कोई मूल पुरुष जीवित हो, या फिर ये जीवित हो, या ये पिता भी जीवित हो, तब भी होती है। अतः मूलकार ने लिखा यही कि वंशे पित्रादौ जीवति पौत्रादेर अपत्यम, पौत्रादि का अपत्य यानी कि पौत्र हो गया तीसरी पीढ़ी, इसका अपत्य हो गए प्रपौत्र यानी कि चौथी पीढ़ी, चतुर्थादि तद युव संज्ञमेव स्यात्, उसकी युव संज्ञा होती है। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, हम आगे बढ़ लेते हैं। यानी कि युव संज्ञा है तो ये, अच्छा, तो युव संज्ञा है तो क्या करें? जब हम युव संज्ञा करते हैं तो उसको विग्रह में दर्शाने के लिए, देखो, जब आप गोत्र संज्ञा करते हैं, ध्यान दें सब पर, गोत्र संज्ञा करने के लिए आप विग्रह में गोत्र शब्द को दर्शाते हैं। वैसे तो हम अपत्य रूप में साधारण रूप से विग्रह ऐसे ही किया करते हैं कि दशरथस्य अपत्यम, कृष्णस्य अपत्यम, वसुदेवस्य अपत्यम, ऐसे ऐसे। लेकिन गोत्रापत्य की विग्रह को हम कैसे दर्शाते हैं? गोत्रापत्य की विग्रह के लिए हम कहते हैं गर्गस्य गोत्रापत्यम, तक्षस्य गोत्रापत्यम, क्योंकि कुछ इसमें सूत्र है वो गोत्रापत्य अर्थ में पृथक प्रत्यय करते हैं। वैसे तो अपत्य, सामान्य अपत्य तो हम किसी को भी कह सकते हैं, गोत्रापत्य भी अपत्य है, युवापत्य भी अपत्य है, अपत्य हम किसी को भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अपत्य शब्द यौगिक शब्द है, वो किसी साक्षात अपत्य को कह सकता है, औरों को भी कह सकता है। लेकिन पाणिनि जी ने जो सूत्र बनाए हैं, वो विशेष परिस्थिति में इन विशेषों को कहने के लिए भी बनाए हैं। जैसे गोत्रापत्य के लिए कुछ अलग सूत्र पाणिनि जी डिजाइन करते हैं, युवापत्य के लिए कुछ पाणिनि जी ने अलग सूत्र बनाए हैं। लेकिन जहां पर यदि सामान्य न जब कहा जाता है तो अपत्य इतने मात्र से कहा जाता है, जब उसके विशेष को कहा जाता है तो हमें विशेष चीज उस विग्रह में वो विशेष शब्द योजित करना पड़ता है। जैसे हम यदि कहें गोत्रापत्यम, तो उसमें है, यदि हमें तीसरी पीढ़ी से आगे कहनी है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि गोत्रापत्य तो तीसरी पीढ़ी से आगे की पीढ़ी होगा, मतलब तो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, लेकिन युवापत्य चौथी से आरंभ होगा। तो ऐसे ही युवापत्य को भी दर्शाने के लिए हमें युवापत्य वाली विग्रह करनी पड़ती है, ठीक है। तो युवापत्य वाली विग्रह करने का प्रकार ये है, दो प्रकार इसमें पाए जाते हैं। या तो हम ऐसे कह सकते हैं गर्गस से गोत्रापत्यम युवा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं गर्गस से युवापत्यम, इस तरीके से भी हम इसमें लगा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो संज्ञा है उनका कोई ना कोई फल है। युवा संज्ञा को करने का क्या फल है, इस युव संज्ञा का जो विधान किया, तो उसके लिए बताते हैं फल के रूप में। पहले तो कुछ नियम बता रहे हैं कि गोत्रादयूनी अस्त्रियाम, ठीक है, विच्छेद सहित हमने पढ़ दिया, सूत्र यही है, गोत्राद्यून्य स्त्रियाम,
सूत्रार्थ ऐसे समझना चाहिए, यून्यपत्ये गोत्र प्रत्यांतादेव प्रत्ययः स्यात्। ठीक है, तो इसके अर्थ को समझेंगे। यून्यपत्ये, यून्यपत्ये का मतलब यह होगा कि युवा युव प्रत्यय की विवक्षा हो, है यून्यपत्ये। जब क्या हो, युव प्रत्यय की आपको विवक्षा है, युवापत्य की विवक्षा है, ये कहिए, बल्कि युवापत्य की विवक्षा है, तो गोत्र प्रत्यांतादेव प्रत्यय स्यात्। तो गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय विधान करना चाहिए, अर्थात साक्षात अपत्य अर्थ में जो प्रत्यय विधान किया गया है उससे युवापत्य की विवक्षा होने पर प्रत्यय नहीं लगाएंगे, बल्कि जिन प्रत्ययों का विधान गोत्रापत्य अर्थ में किया गया है उस गोत्रापत्य से निष्पन्न जो शब्द है उससे ही हम युव संज्ञक प्रत्यय लगाते हैं। अर्थात युव संज्ञक जो प्रत्यय लगेगा वो साक्षात अपत्य से नहीं लग करके गोत्रापत्य से लगेगा। आइए हम इस बात को बिल्कुल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सूत्रार्थ आपको स्पष्ट हुआ होगा कि यूनी अपत्य गोत्र प्रत्यांतादेव प्रत्यय स्यात्। यदि यून्य पत्य अर्थात युवा पत्य को कहना विवक्षित है अर्थ के माध्यम से, तो गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय का विधान करना चाहिए। किंतु स्त्रियां तो युव न युव संज्ञा, स्त्रीलिंग में तो युव संज्ञा नहीं होती है। हम इसे समझते हैं कि कैसे। मित्रों, आपने इससे पहले गर्गस्य गोत्रापत्यम, ध्यान दीजिए, आपको 3 तरीके के प्रत्यय विधान किए गए हैं। अपत्य अर्थ में तस्यापत्यम इस साधारण सूत्र के द्वारा केवल अपत्य मात्र अर्थ में प्रत्यय विधान किया गया था, किंतु जब गोत्रापत्य में प्रत्यय का विधान होता है तब साक्षात अपत्य को नहीं कहा जा रहा होता है, तब ये तीसरी पीढ़ी से आगे की पीढ़ियों को कहा जाता है? और ऐसे ही युवापत्य में जब कहा जाएगा तो चौथी पीढ़ी से आगे की पीढ़ी कही जाएगी, लेकिन तब शर्त यह है कि ये जीवित हो इनमें से कोई, तब उसकी युवा संज्ञा है, हमेशा नहीं। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये नियम जब कर दिया कि यून्य पत्रे गोत्र प्रत्यांतादेव प्रत्यय स्यात्, कि जब युवापत्य विवक्षित हो तो गोत्र प्रत्यांत से ही आप युव युव संज्ञक प्रत्ययों को लगाएंगे। तो ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, विग्रह ऐसे करनी पड़ती है, गर्गस्य गोत्रापत्यम युवा या फिर गर्गस्य युवापत्यम। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे आप कि पहले गोत्रापत्य में गर्ग शब्द से आपने गार्ग शब्द की सिद्धि गर्गा दिभ्यो यह में पढ़ ली है। तो क्या कर लिया आपने, गोत्रापत्य अर्थ में गर्ग शब्द से आपने गार्ग्य ऐसा बना लिया था, क्योंकि वहां पर आपने एक सूत्र था गर्गा दिभ्यो यय, इस सूत्र के द्वारा यय प्रत्यय का विधान कर लिया था, जिससे गर्ग नस यय गर्ग य पद्धति सामध्य आदि को वृद्धि गार्ग यस्यति जैसे आकार का लोप करके गार्ग्य की सिद्धि कर ली थी। तो गर्गस्य गोत्रापत्यम में आपने रूप बना लिया था गार्ग्य। और याद ये रखना है कि जब आप युव संज्ञक प्रत्यय जोड़ोगे तब उसकी जो प्रकृति रहेगी वो गोत्रापत्य वाली प्रकृति रहेगी। तो जब आपका गार्ग्य बन गया तो यहाँ पर जब आप विग्रह करेंगे युवा की तो ऐसे करेंगे गर्गस्य गोत्रापत्यम युवा या फिर गर्गस्य युवापत्यम। ऐसी स्थिति होने पर गार्ग्य नस ये विग्रह आपको करना पड़ेगा। क्या, गार्ग्य नस। तो गार्ग्य शब्द कैसा है गोत्रापत्य वाला, ये जो है गार्ग्य शब्द है वो यय प्रत्यय से निष्पन्न है। ध्यान दीजिए, यय प्रत्यय से निष्पन्न है। तो यह प्रत्यय से निष्पन्न है यदि गोत्रापत्य वाला प्रत्यय, तो उसको कुछ गिफ्ट मिलता है। वो क्या है, यह अग्रिम सूत्र देखिए। सूत्र है
ययोश्च। मित्रों इससे पहले एक ऐसा ही सूत्र थोड़ा सा इसका डुप्लीकेट जैसा निकला है, ययोश्च, वो तो लुक करता है, लेकिन यह सूत्र हक प्रत्यय का विधान करता है। ये दोनों में अंतर है। इसमें इकार है इस सूत्र में, ययोश्च उसमें नहीं है। इतना सा अंतर है। सूत्र का अर्थ क्या होता है देखिए, सूत्र यह कहता है गोत्रे यऊ यय इयौ। गोत्र अर्थ में जो यय प्रत्यय है या फिर जो ईय प्रत्यय है, तो यहाँ पर तो गोत्र शब्द में यय प्रत्यय है। ठीक है, हाँ। तो क्या होता है, ईय का उदाहरण आगे दिया जाएगा, पहले यय का दे रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने ईय प्रत्यय का उदाहरण आगे दाक्षायण प्रस्तुत किया है। अभी यहाँ पर गार्गायण को बनाने की चेष्टा चल रही है। तो यहाँ पर प्रकृति हो गई गार्ग्य। गार्ग्य में क्या है, ये गोत्रापत्य वाला यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो गार्ग्य ngस्त। अब गार्ग्य शब्द आपका कैसा है, ययंत। ययंत होने से ययोश्च सूत्र के द्वारा यहाँ पर फक प्रत्यय का विधान कर दिया जाएगा, जिससे यह स्थिति होगी गार्ग्य ngस फक। अब ऐसी स्थिति जब हो गई, यहाँ पर फक के ककार की भी संज्ञा और लोप कर लीजिएगा, ह मात्र बचेगा, स्थिति हो जाएगी गार्ग्य ह। ऐसी स्थिति होगी, तब अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है। यह तद्धित प्रकरण का बड़ा ही महान सूत्र है। ये मान लीजिए कि यदि यह सूत्र आपको आता है तो तद्धित में सही सही प्रत्ययों के स्थान पर होने वाले आदेश को आप विधान कर लेंगे। तो जैसे तद्धित सामान्य सूत्र यहाँ पर आदेश को वृद्धि करता है इस तद्धित प्रकरण में, और के पीछे जैसे सूत्र, ऐसा ये महान सूत्र है इस प्रकरण का। और वो सूत्र है आइने यीनी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। यह सूत्र है मित्रों। इस सूत्र में इसको आप पदच्छेद कर सकते हैं। और पहले तो विभक्तियों को समझ लें। आईने इनी यह, इतने यहाँ पर बहुत सारे शब्द आए हुए, सब प्रथमांत है। और फड ख छ घाम, यह षष्ठ्यंत है। और प्रत्यादि नाम, यह विशेष पद है। और फड ख छ घाम इसी में विशेषण है। ठीक है, आयनी इनिया को थोड़ा सा अलग अलग करके देखिएगा सूक्ष्म दृष्टि से। आयन, एय, ईन, ई, इयह, इस तरीके से आपको इसे अलग करेंगे। तो यहाँ पर ये 5 आदेश विधान किए गए हैं, और 5 ये प्रत्यय कहे गए हैं, जिसमें पहला फ, दूसरा ढ, तीसरा ख, चौथा छ, पांचवा घ। इनके स्थान पर क्या हो जाता है, ध्यान दीजिए, ह। लेकिन ये स्थिति इधर प्रत्यय का आदि होना चाहिए। प्रत्यय के आदि में स्थित होंगे यदि फ, तो ऐसे फ मात्र को आयन हो जाएगा, ध मात्र को एय यह होगा, ख को ईन होगा, छ को ई होगा दीर्घ वाला, और घ होगा उसको ईय, इस प्रकार का ह्रस्व विधान होगा। ये पूरे तद्धित प्रकरण में चलेगा। ठीक है, वृत्तिकार ने अर्थ भी ऐसा ही लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी में। वो लिखते हैं प्रत्ययादेहे फस्य आयन, ढस्य ए, खस्य ईन, छस्य ई, घस्य इय, एते शिव, एते आदेशाः शिव। ये आदेश क्रमशः हो जाते हैं। तो हम क्या सिद्ध कर रहे थे, गर्गस्य गोत्रापत्यम युवा अथवा गर्गस्य युवापत्यम। हमने इस गार्ग्य, इस गोत्रापत्य से फक प्रत्यय का विधान किया था। फक का बचा है फ। अब इस फ के स्थान पर आयनीय फड़कचगाम प्रत्यादि नाम, इस सूत्र के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय का आदि वर्ण है फ, इस फ में मित्रों 2 वर्ण हैं, ध्यान दीजिए।
फ में दो वर्ण हैं, एक तो है फ ऐसा, इसको हलंत करके इसमें से अ को निकाल लीजिए। ये तो इसमें दो वर्णों में जो पहला वाला है फ प्रत्यय का आदि है, उसके स्थान पर हो जाएगा आयन। इतना बड़ा आदेश है। अनेकाल से सर्वस्व से संपूर्ण केवल जो फ विधान किया है ना, तो फ मात्र को होगा जितने को निर्दिष्ट किया गया है, अ उसमें से छूटा रहेगा। तो इसलिए स्थिति हो जाएगी गार्ग्य, फ को आयन कर लेना, तो गार्ग्य आयन, और जो अ बचा उसे हमने अलग से साइड में लिख दिया है, ये फ में रहने वाला अ है। स्थिति हो गई गार्ग्य आयन अ। अब ऐसी स्थिति होने पर ये जो गार्ग्य, इस ययंत में क्या है, अकार है, इस अकार का से टीचर से लोप कर देंगे वह संज्ञा होने पर, क्योंकि आयन अजादी प्रत्यय है। तो गार्ग्य आयन ऐसी स्थिति होगी, वर्ण सम्मेलन करने पर गार्ग्यायन, और अटकुपांगनुम विवायपी सूत्र द्वारा नकार को नकार करके गार्ग्यायण रूप सिद्ध होगा। इस गार्ग्यायण का अर्थ क्या है मित्रों? इस गार्ग्यायण का अर्थ होता है गर्ग का, गर्ग इस गोत्रापत्य युवा, यानी कि गर्ग कुल का चौथा व्यक्ति या उससे आगे का है, चौथा पांचवा व्यक्ति, ये इसका अर्थ होगा। तो आप इसको अब आराम से बना ही लेंगे। यह इसकी प्रक्रिया थी मित्रों। पिछले ययुश्च सूत्र में ययंत से तो फक प्रत्यय का विधान आपने गोत्रापत्य में देख लिया। अब उसमें ईय प्रत्यय भी पढ़ा गया था। अब ईयंत से फक का उदाहरण है दाक्षायण, उसको बता रहे हैं। तो मित्रों, युवा युव प्रत्यय होने पर हमें गोत्रापत्य से प्रत्यय करना है, होता है कि गोत्रापत्य से ये युव युव संज्ञक प्रत्यय लगेगा। तब ऐसी स्थिति में हमें पहले गोत्रापत्य में विधान किए जाने वाले गर्गादिभ्यो यह का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। अब चूंकि सूत्र आगे आने वाला है अतईय, अतईय सूत्र द्वारा गोत्रापत्य अर्थ में ईय प्रत्यय का विधान होता है। लेकिन अभी वो सूत्र आपको जस्ट अभी तो पढ़ा नहीं, अभी वो इससे आगे आने वाला है, लेकिन उसका उदाहरण अभी से इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, वो समझ लीजिए। अब दाक्षायण की सिद्धि कर रहे हैं जो कि ईयंत से फक का उदाहरण है। यहाँ पर लिखते हैं ये दाक्षायण मूल में इतना ही, तो इसको ऐसे कर लीजिएगा सिद्धि, दक्षस्य गोत्रापत्यम युवा अथवा दक्षस्य युवापत्यम। तो पहले क्या कर लीजिए, थोड़ा लिख दिया गया है कि गोत्रापत्ये अतईय इत्यनेन दाक्षीति रूपम। दक्ष शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में दाक्षी यह रूप बन जाएगा। मित्रों, हम ये रूप आपको कल विधिवत बना के दिखाएंगे। आज आप श्रद्धा भक्ति से मान लीजिए कि दाक्षी बनेगा। चलो दाक्षी बन गया, क्योंकि आपको गोत्रापत्य जिनसे गोत्रापत्य प्रत्यय लग जाता है उनसे आप युवापत्य प्रत्यय लगाते हैं, ये नियम है। ठीक है, ये नियम आपका करने वाला सूत्र कौन था? गोत्राद्यून्य स्त्रियां। वही सूत्र कहता है कि युव संज्ञक प्रत्यय जो लगेगा वो गोत्र प्रत्यांत से ही लगेगा। ठीक है, इसलिए हम दाक्षी यह बना करके, गोत्र प्रत्यांत बना करके, तब हम युव प्रत्यय, युव संज्ञक प्रत्यय इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ दिया, तो जोड़ा तो दाक्षी और नस और फक, इसका लौकिक विग्रह होगा। और इस नस और तदितांत प्रातिपदिक संज्ञा नस विभक्ति का लोप करके दाक्षी फक, फक का बचेगा फ, उसको कर लेना आयन। तो स्थिति हो जाएगी दाक्षी आयन, और फक में अ, ये दूसरा एक बार नहीं था तो ये अकार इधर रख दिया है। और आयन जो है आजादी है, तो इधर यची हमसे वह संज्ञा, वह संज्ञा होने से इससे टीचर से इस दाक्षीगत जो इकार है इसका हो जाएगा लोप। तो दाक्ष आयन अ, और वर्ण सम्मेलन करके दाक्षायन, और नकार को यहाँ पर इस क्ष में क और श का संयोग है, तो श होने से अटकुपांग विवाह पीछे निमित्त पूर्व में है, नकार को नकार करके दाक्षायन
यह प्रयोग सिद्ध होता है। दाक्षायण भैया का अर्थ और होगा, भैया ये और कहाँ से है? दाक्षी नस का ओ या ये नहीं दाक्षी नहीं नहीं, आयन ओ? ये फक प्रत्यय का आ है। नहीं फक फक का तो प्रत्यय में, फक नहीं, फक को तो ओ हो गया, नहीं आयन हो गया भैया। नहीं, फक के ककार की संज्ञा हुई हाँ हलंत्यम से, फगवा, फ जी मात्र फगवायन हो बचा। गया जी। अब फ में दो वर्ण है, मैं अभी बता रहा था, फ है प्लस अ है। इसमें से केवल फ को ही आयन होता है। एक बार डायग्राम को देखिए, हमने बिल्कुल हलंत करके ही लिखे हैं सब पर। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, क्योंकि ये प्रायः भ्रम रहता है इस सूत्र में, इसलिए हमने डायग्राम नहीं वो स्पेशली बनाया, इसीलिए हम्म, कि एकदम विदित हो जाए ये बात कि ये क्या क्या स्थिति होती है, इसलिए वो अ वहाँ बच जाता है। गार्ग्या यणी जब बनता है ना, तब वहां भी ऐसा ही दिक्कत आती है ना। हाँ 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 स्त्री प्रकरण में स्त्री प्रत्यय प्रकरण में भी ये बात है। वहां गार्ग्या पर यणी भी जब बनता है। ये स्मृत होगा ये सब, बिल्कुल बिल्कुल। जी तो ठीक इसलिए है भैया। डायग्राम हम जब भी बनाते हैं देख लेते हैं कि कहाँ पर एरर ज्यादा आ रहे हैं पढ़ने पढ़ाने में, क्योंकि हम इन समस्याओं से स्वयं जूझे पड़े हैं पहले, तो उनको विधिवत करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो दाक्षायन, नकार को नकार करने पर दाक्षायण यह रूप सिद्ध होगा, जिसका अर्थ होगा दक्ष का युवापत्य। दक्ष का युवापत्य अर्थात दक्ष की चौथी संतान या पांचवी संतान है, उससे आगे की, ना कि तीसरी ना कि दूसरी। ठीक है, दूसरी का मतलब साक्षात्पत्ति भी नहीं, तीसरी का मतलब गोत्रापत्य भी नहीं, ये इनका अर्थ होगा। मित्रों, ये हमने युव प्रत्यय का भी विधान पढ़ लिया है। इसके विषय में बस आप एक ही बात जान लीजिएगा, 100 बात की एक बात यही है, जब भी आप युव संज्ञक प्रत्यय लगाएंगे तो गोत्र प्रत्यांत से ही लगाएं, अर्थात उसे मूल पुरुष से गोत्र प्रत्यय कर लें। गोत्र प्रत्यय के अनंतर तब तदंत से आप युव संज्ञक प्रत्यय को लगाएंगे वहां पर, ये नियम है। तो आज के लिए मित्रों हम इतना ही रखते हैं, और इस सूत्र को विशेष स्मरण किए रहेगा। बहुत जगह अब कहीं ख प्रत्यय, ढ, ख, छ, घ इस प्रकार के प्रत्यय विधान किए जाएंगे, उनके स्थान पर यह आदेश होंगे, इनको रट लें घोट लें ढंग ढंग से, ये सब विधान है। एक बार सुधा व्याख्याकार को देख लेते हैं कि वो यहाँ पर इन सूत्रों के विषय में आज हमने जो विषय पढ़ा है ऐसा क्या व्याख्यान लिख रहे हैं। चलिए, तो ये रहा आपका जीवती तु वंशे युवा से आगे का व्याख्यान युग प्रत्यांत का। तो इन्होंने कहाँ से आरंभ किया है, यहाँ से। वाह, बढ़िया लिख रहे हैं मित्रों। ये लिखते हैं यहाँ पर कि वंशः, वंश होता है उत्पादक पित्रादि परंपरा, और तत्र भवो वंश्य, उसमें होने वाले को कहेंगे वंश्य, अर्थात उस वंश में उत्पन्न व्यक्ति। यहाँ पर क्या हुआ, वंश शब्द से वंश्य कैसे बना, इंगित भी कर रहे हैं दिगादित्वातियत। तद्धित प्रकरण का ही है ये सूत्र, दिगादि गण में पढ़े गए शब्दों से यत होता है, तो यत हो गया है। तो तदाह, इसलिए ऐसा अर्थ किया गया वंशे पित्रादौ जीवती, ताकि जीवती जो है ना, जीवती को सप्तम यंत समझना, वो धातु का रूप मत मान लेना। जीवती थी सप्तम यंतम, ठीक है। यानी कि इसलिए बहमी व्याख्याकार ने क्या कर दिया है, जीवती सती है, सती लगा दिया है, कहने का मतलब सती सप्तमी है वहां पर, जीवती सती अर्थात जीवित रहते हुए, तभी उसकी युव संज्ञा है। ठीक है, फिर अर्थ कर दिया गया है। चलिए फिर आगे ये उसकी सिद्धि करते हैं, वहां देख। तो इसका अर्थ भी गोत्र पर, ये नियमार्थ सूत्र को, ये दूसरा भी नियमार्थ सूत्र है, गोत्राद यून्य स्त्रिया, उसका बताया सती सूत्र से नियमार्थत्व युवापत्य विवक्षणे एक एव प्रत्यय होती। ठीक है, तो आगे यही उच्च सूत्र के बाद इनकी सिद्धि दी होगी इन्होंने, यहाँ से आगे लिया पड़ा का छगाम प्रत्यादि न। और इस बात को ये लिख भी रहे हैं अभी, कि अभी जो आप प्रश्न कर रहे थे प्रकाश जी के, ह को पूरे को आयन होता है कि फ मात्र को होता है।
क्योंकि सूत्र में तो फ ढ ख छ घ ये अदंत पढ़े गए हैं, तो उसके लिए लिख रहे हैं कि फ ढ ख छ इन जगह जो है ना, आदिशु अकार उच्चारणार्थ, आदियों में जो आकार है वो उच्चारण के लिए, कहने का मतलब है केवल केवल फ को आयन, केवल केवल ढ को एयर, न कि उसके आकार को भी होगा। तो इसको यथासंख्य लगा लेना, पहले को पहला 5 है तो 5 के स्थान पर 5 आदेश हो जाते। तो ये सिद्धि कर रहे हैं अब यहाँ से गार्गायणा की, उसकी विग्रह यही है कि गर्गस्य युवा पत्यम, ऐसा कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, गार्ग्यस्य गोत्रापत्यम इत्यत्र जीवती तु वंशे युवा इति युव संज्ञायाम ययोश्चैति ययन्तात् गार्ग्य शब्दात् फकी कलोपे आयनीय फड़क च घाम प्रत्यादि नाम इति फस्य स्थाने आयनी कृते, आयनी सप्तम्यंत का रूप है, आयन कर लेने पर गार्ग्य आयन अ इति जाते यचि भम इति भत्वे यस्येति चैति गकारोत्तरवर्त्यकार लोपे संयोगे अट्कुप्मांगम व्यवायेपि इति नस्य णत्वे विभक्ति कार्ये च कृते गार्ग्यायणः इति रूपम। वाह, बढ़िया बनाए। एवमेव दक्षस्य वापत्यम, ऐसे अर्थ होने पर दाक्षिर गोत्रापत्यम में दाक्षी शब्द से दाक्षायणा ये भी बन जाएगा। ठीक है, चलो अतः को हमें कल से पढ़ना है, उन्होंने भी बढ़िया तरीके से इसकी सिद्धि दी। तो समापन करते हैं आज के पाठ का। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी नमो नमः। शुभ रात्रि। गुड प्रणाम। महादेव महादेव।